Hello friends, welcome to Sohail Tutorials English Hub. I am Farida Sohail. In a previous video we have discussed poems from ICSE class 10 और आप लोगों ने उस वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने इसका लिंक दे दिया है। Today we are back again with another poem, The Patriot, which was written by Robert Browning. The Patriot का मतलब होता है देशभक्त। ये पोएम एक कंप्लीट मोनोलॉग है। मोनोलॉग का मतलब होता है वेयर देयर इज ओनली वन स्पीकर और बाकी जो लिजनर्स होते हैं, यानी एक ही कैरेक्टर बात करता है और बाकी सुनते हैं। इस पोएम में जो देशभक्त होता है वो अपने साथ हुए 1 साल पहले के एक्सपीरियंस को शेयर करता है और 1 साल के बाद फिर उसके साथ क्या हो रहा है उसके बारे में बताता है। पैट्रियट ये कहता है इस पोएम में कि 1 साल पहले जब मैं यहाँ आया था तो लोग मेरी एक झलक देखने के लिए घरों के छतों पे खड़े रहते थे। मेरे रास्ते पूरे भरे हुए होते थे गुलाब के फूलों से, यानी फूलों से मेरा वेलकम किया जाता था और शहर में एक उत्साह का माहौल होता था। हर तरफ से बेल्स की आवाज़ें होती थी, फूल आसमान से बरसते थे और लोग मुझे देखने के लिए अपने छतों पर अपने खिड़कियों के पास खड़े हुए होते थे और मेरा बहुत ज़ोर शोर से वेलकम किया जाता था। लेकिन यही 1 साल बाद आज के दिन देखो, यही लोग इकट्ठा हैं आज उस जगह पर जहां मुझे फांसी दी जाएगी। यानी ये लोग घरों पर नहीं हैं, अपने छतों पर नहीं है, बल्कि ये सारे लोग इकट्ठा हैं उस जगह पे जहां मुझे फांसी दी जाएगी। तो 1 साल पहले यही सारे लोग कितना चाहते थे पैट्रियट को, मतलब मेरा कितना वेलकम करते थे, मुझे कितना चाहते थे। और 1 साल के बाद देखो इनका कैसे पूरा नज़रिया बदल गया कि मुझे आज लेके जाया जा रहा है फांसी देने के लिए। तो इस पोएम में पैट्रियट के 1 साल पहले के एक्सपीरियंस और 1 साल के बाद उसके साथ क्या ट्रीटमेंट हो रहा है इसके बारे में इन डिटेल एक्सप्लेन किया गया है। तो इस तरीके की चीज़ें बहुत सारे लोगों के साथ होती होंगी कि जब हमारे थॉट्स या हमारे विचार, हमारी सोच बाकी लोगों से मिलती है तो लोग हमें पसंद करने लगते हैं, क्योंकि उनकी राय अगर हमारी राय से मिले तो वो हमारे तारीफ़ के फूल बांधने लगते हैं, उन्हें हम पसंद आते हैं और उन्हें लगता है कि हम सही हैं क्योंकि उनकी सोच से हमारी सोच मिल रही है। लेकिन जिस दिन आपकी सोच उन लोगों से थोड़ी अलग हो जाए, आप अपना कुछ करना चाहे या फिर जिसमें लोगों का फ़ायदा हो, लेकिन अगर लोग उस चीज़ को ना समझें तो उन्हें ये लगता है कि वो आदमी अब गलत है, अब आप उनकी नज़र में गलत हो जाओगे। तो आपने कितना अच्छा किया है किसी के लिए, चाहे 100 काम आपने अच्छे किए हों, लेकिन अगर आपने एक काम गलत किया होगा उन लोगों की नज़र से तो वो सारी आपकी अच्छाई को भूल जाते हैं। तो यही इस पैट्रियट के साथ भी हुआ है कि 1 साल पहले तक जब तक उन लोगों की राय इस पैट्रियट से मिलती थी तो पैट्रियट उन लोगों की नज़र में बहुत अच्छा था, लोग वेलकम करते थे। 1 साल में कुछ ऐसा हुआ जो उन्हें लगा कि पैट्रियट की सोच या फिर उसकी जो एक्शंस है वो इन लोगों से नहीं मिलती है बाकी लोगों से, तो उन लोगों ने पैट्रियट को नज़र से गिरा दिया। तो चलिए इस पोएम के पोएट के बारे में पहले पढ़ते हैं। This poem was written by Robert Browning. He was born on May 7th, 1812 and died on December 12th, 1889. He was a major English poet of Victorian age. So his famous works include The Ring and the Book, Men and Women, The Pied Piper of Hamelin, Dramatis Personae and many more. मैंने अपने हर वीडियोस में पोएम की समरी के बाद फिगर ऑफ स्पीच यानी पोएटिक डिवाइस को भी एक्सप्लेन किया है। इस पोएम में भी पोएम के एक्सप्लेनेशन के बाद फिगर ऑफ स्पीच को एक्सप्लेन करूंगी, तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। नाउ लेट्स सी द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम फर्स्ट। इस पोएम में टोटल 6 स्टैंजास है एंड ईच स्टैंजा हैज 5 लाइन्स। तो लेट अस सी द फर्स्ट स्टैंजा। The last word of the first sentence is way, second sentence का last word mad, third sentence way, fourth sentence का last word had and fifth sentence का last word day है।
तो अगर हम फर्स्ट सेंटेंस के लास्ट वर्ड वे को ए समझेंगे, देन मैड ये अलग है, ये राइम नहीं हो रहा है तो इसे बी समझ लेते हैं। देन स्वे, वे और स्वे दोनों राइम हो रहे हैं तो ये ए होगा। देन हैड, अगेन इट राइम्स विथ द सेकेंड वर्ड मैड, तो मैड हैड दोनों राइम हो रहे हैं तो ये बी होंगे। एंड डे, डे अगेन राइम्स विथ वे एंड स्वे, तो इस स्टैंजा का राइमिंग स्कीम हुआ ए बी ए। इसी तरीके से सेकेंड स्टैंजा का हम लास्ट वर्ड्स देखते हैं, बेल्स, क्राइस, रिपेल्स, स्काइस, एल्स। तो ये सारे वर्ड्स फर्स्ट स्टैंजा से नहीं मिलते हैं, इसलिए इसे हम ए बी नहीं समझ सकते। तो बेल्स को हम सी, क्राइस को डी, रिपेल्स अगेन सी बिकॉज इट राइम्स विथ बेल्स। बेल्स रिपेल्स दोनों राइम हो रहे इसलिए ये सी हुए। क्राइस, स्काइस दोनों राइम हो रहे तो इसे हम डी समझ लेते हैं। अगेन एल्स राइम्स विथ बेल्स एंड रिपेल्स तो ये सी होंगे। तो सी डी सी, ये सेकेंड स्टैंडा का राइमिंग स्कीम है। नाउ लुक एट दी थर्ड स्टैंडा, उसका लास्ट वर्ड्स को हम देखते हैं, सन, कीप, अंडन, रीप एंड रन। तो इसमें सन, अंडन और रन ये तीनों राइम हो रहे हैं तो इसे हम ई समझ लेते हैं, क्योंकि बाकी हमने टू स्टैंडर्ड्स में ए बी सी डी ये चारों लेटर्स को हमने यूज़ कर लिया है। तो ये वाला होगा ई। देन कीप एंड रीप ये दोनों राइम हो रहे हैं तो इट विल बी एफ, तो इसका राइमिंग स्कीम हुआ ई एफ ई। नाउ सी द फोर्थ स्टैंजा, लास्ट वर्ड्स ऑफ द फोर्थ स्टैंजा, नाउ, सेट, अलाउ, येट, ट्रो। तो अगर नाउ, अलाउ एंड ट्रोव ये तीनों राइम हो रहे हैं तो इसे हम जी समझ लेते हैं। एंड सेकेंड वर्ड सेट और येट ये दोनों राइम हो रहे हैं, इसे हम एच समझ लेते हैं। तो इसका राइमिंग स्कीम हुआ जी एच जी। तो इसी तरीके से अगर हम फिफ्थ स्टैंजा के लास्ट वर्ड्स को देखेंगे तो इसका राइमिंग स्कीम होगा आई जे आई। अगेन सिक्स्थ स्टैंजा के लास्ट वर्ड्स को देखेंगे तो इसका राइमिंग स्कीम होगा के एल के। यानी हर स्टैंडर्ड के अलग अलग राइमिंग स्कीम है लेकिन सीक्वेंस वही है, जैसे ए बी ए, सी डी सी, इस तरीके से सारे राइम हो रहे हैं। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द फर्स्ट स्टैंजा। इट वॉज रोजेस ऑल द वे विथ मर्टल मिक्सड इन माई पाथ लाइक मैड। यहाँ पे जो देशभक्त है वो ये कहते हैं कि जब मैं आता था, अपनी गलियों से गुजरता था तो मेरे रास्तों को फूलों से सजा दी जाती थी, या रोजेस यानी गुलाब के फूलों से सजा दी जाती थी, जिसमें मर्टल एक तरीके की फ्लावर है, वो भी एक फूल वाइट कलर की होती है। तो मर्टल के साथ मिला करके रोजेस और मर्टल ये दोनों उनके रास्ते में बिछा दिए जाते थे पैट्रियट के स्वागत के लिए। The house roofs seemed to heave and sway, और घरों की छत इस तरीके से होती थी कि लोग उस पर भरे रहते थे मेरी एक झलक देखने के लिए। लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते थे, इतनी भीड़ होती थी। The church spires flamed, such flags they had a year ago on this very day। और यहाँ पर पैट्रियट ये कहता है कि चर्च के जो स्पायर्स होते हैं, स्पायर्स का मतलब आपने देखा होगा चर्च के ऊपर एक एंटीना जैसे आयरन रॉड का बना हुआ होता है जो कि एक कोन शेप में होती है। तो चर्च के जो स्पायर्स थे उस पर फ्लैग्स लगे होते थे, झंडे लगे होते थे। और ये इंसिडेंट कब का है? 1 साल पहले के इंसिडेंट के बारे में बता रहे, यानी इसी दिन 1 साल पहले जब मैं यहाँ आया था तो मेरे रास्ते में मेरे स्वागत के लिए गुलाब के फूल और मर्टल फूल ये दोनों मिक्स करके पूरे रास्ते में बिछे हुए होते थे। मेरी एक झलक पाने के लिए बिल्कुल पागल रहते थे और अपने घरों के छतों पर खड़े रहते थे भीड़ लगा के, ताकि वो मुझे देख सके। और चर्च के जो स्पायर्स है, चर्च के ऊपर भी फ्लैग लगा दिया जाता था। ये इंसिडेंट ठीक 1 साल पहले के बारे में पैट्रियट बताता है। अब सेकेंड स्टैंजा को हम देखते हैं। The air broke into a mist with bells, the old walls rocked with the crowd and cries। और हवाओं में बेल्स के गूंजने की आवाज़ें होती थी और घरों की जो दीवारें थी, पुरानी दीवारें, उन पे लोग खड़े हुए रहते थे भीड़ लगा के और ज़ोर शोर से मेरा स्वागत करते थे। Had I said, good folk, mere noise repels, but give me your son from yonder skies, they had answered, and afterwards what else?
यहाँ पर पैट्रियट ये कहता है कि लोग मुझसे इतना प्यार करते थे, इतना मुझे चाहते थे कि अगर मैं उनको ये कहता ना कि आसमान से मेरे लिए सूरज तोड़ के लाओ, तो वो सूरज तोड़ के लाने को भी तैयार थे। इस तरीके से लोग मेरा स्वागत करते थे और हर तरफ चारों तरफ मेरे लिए आवाज़ें गूंजती थी। They had answered and afterwards what else? और सूरज तोड़ के लाने के लिए भी वो तैयार थे और उसके बाद वो मुझसे पूछते थे कि बताओ तुम्हें और क्या चाहिए। What else यानी और क्या चाहिए, यानी इस कदर लोग मेरे दीवाने थे। Now let us move towards the third stanza. Alack, it was I who leaped at the sun to give it my loving friends to keep. यहाँ पर अलैक का मतलब होता है, ये एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड है और ये किसी भी सडन फीलिंग या रिएक्शन को दिखाने के लिए यूज़ करते हैं। अलैक इट वॉज आई हु लिव्ड एट द सन। तो सेकंड स्टैंजा में पैट्रियट जब कहता है कि लोग मेरे इस कदर दीवाने थे कि मैं उनसे अगर ये कहता कि आसमान से मेरे लिए सूरज तोड़ के लाओ, तो वो तैयार हो जाते, लेकिन मैंने उन लोगों को ऐसा कभी नहीं कहा, हालांकि मैं खुद गया सूरज लाने के लिए। यानी यहाँ पर पैट्रियट ये कहते अगर मैं जंग में गया हूँ या फिर मैं जो भी काम कर रहा हूँ, ये उन्हीं लोग के लिए कर रहा हूँ। टू गिव इट माई लविंग फ्रेंड्स टू कीप, तो मैं ये सूरज तोड़ने गया था, लाने गया था, ताकि मैं अपने चाहने वालों को दे सकूं और वो रख सकें। नॉट मैन कुड डू हैव आई लेफ्ट अनडन, और नॉट का मतलब होता है नो या फिर नथिंग, ऐसा कोई काम नहीं है जो मैंने नहीं किया है उन लोगों के लिए। एंड यू सी माई हार्वेस्ट वॉट आई रीप दिस वेरी डे नाउ अ ईयर इज रन, और तुम लोग देखो कि जो बीज मैंने बोया है, जो मैंने इन लोगों के लिए किया है, इसका फल मुझे क्या मिल रहा है। जो एक साल पहले इन लोग मेरा इतना स्वागत करते थे, मुझे इतना चाहते थे, और एक साल के बाद देखो आज के दिन मेरे साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, कैसे मुझे ट्रीट कर रहे हैं। There's nobody on the housetops now, just a palsied few at the windows set. तो पैट्रियट ये कहता है कि एक साल के बाद अब देखो छत पर या घर के छतों पर कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है मेरा स्वागत करने के लिए। जस्ट ए पैल्सीड फ्यू एट द विंडो सेट। पैल्सीड का मतलब होता है जो चल फिर नहीं सकते, अपाहिज। तो यानी जो लोग चल फिर नहीं सकते, ऐसे लोग ही अपने घर के खिड़कियों के पास बैठे हुए हैं, और लेकिन छतों पे कोई भी नहीं है। For the best of the sight is all alive at the shambles gate, or better yet by the very scaffold's foot I trove। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे लोग यहाँ पर अगर नहीं है तो ये सारे लोग इकट्ठा हुए हैं शैम्बल्स गेट के पास। शैम्बल्स गेट का मतलब होता है जहाँ पर एक गुनहगार को फांसी दी जाती है। तो लोग उस जगह पर इकट्ठा है जहाँ पर मुझे फांसी दी जाएगी। बाय द वेरी स्कैफोल्ड्स फुट आई ट्रोव। ट्रोव का मतलब होता है थ्रो, यानी फेंकना। तो मुझे उस जगह पर ले जाया जा रहा है जहाँ पर मुझे फांसी दी जाएगी। तो इस स्टैंजा में पैट्रियट ये कहते हैं कि जब मैं आता था तो लोगों की भीड़ होती थी छत पर, लेकिन इस बार जब मैं आया हूँ तो घर के छतों पे कोई भी नहीं नज़र आ रहा है। सिर्फ कुछ लोग, जो लोग चल फिर नहीं सकते हैं, वो अपने घर के खिड़कियों के पास बैठे हुए हैं। और मेरी समझ से ये सारे लोग गए हुए हैं शैम्बल्स गेट के पास, ताकि जहाँ पे मुझे फांसी दी जाएगी ये लोग वहाँ इकट्ठा हुए हैं। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द फिफ्थ स्टैंजा। I go in the rain and more than needs, a rope cuts both my wrist behind। तो पैट्रियट ये कहता है कि देखो मुझे कैसे लेके जाया जा रहा है, मुझे बारिश में लेके जाया जा रहा है, और मेरी कलाइयों को, दोनों कलाइयों को एक रस्सी से बांध दिया गया है, ज़रूरत से ज़्यादा ज़ोर से, यानी मोर देन नीड्स, यानी ज़रूरत से ज़्यादा ज़ोर से बांध दिया गया मेरी कलाइयों को, और उस रस्सी की वजह से मेरी कलाइयाँ जो हैं कट रही हैं। एंड आई थिंक बाय द फील माई फोरहेड ब्लीड्स। और मुझे ऐसा लगता है, ऐसा फील हो रहा है कि मेरे पेशानी से, यानी मेरे माथे से खून टपक रहा है। For they fling whoever has a mind, stone set me for my ears misdeeds। और जो लोग ये समझते हैं कि मैंने साल भर पहले कुछ गलत किया है, तो वो लोग मुझ पर पत्थर फेंक रहे हैं, और इसी वजह से मेरी फोरहेड से खून बह रहा है। Now let us move towards the last stanza. Thus I entered
and thus I go. In triumphs people have dropped down dead. तो इस तरीके से मुझे ले जाया जा रहा है और देखो मैं जा रहा हूँ. In triumphs people have dropped down dead. Triumphs का मतलब होता है खुशी मनाना, और लोगों ने मुझे मारकर गिरा दिया है. Paid by the world, what dost thou of me? यानी ये लोगों ने मुझे मेरे कर्म का फल दिया है इस दुनिया में. God might question now instead, this God shall repay, I am safer so. यहाँ पर देशभक्त ये कहता है कि मैं इन लोगों की नज़र में गलत हो सकता हूँ और इसकी सज़ा इन लोगों ने मुझे दी है. तो यहाँ पर जो पैट्रियट होते हैं वो एट लास्ट एक पॉजिटिव साइन के साथ एंड करते हैं अपनी सोच को कि भले ही मुझे दुनिया में अपने किए की सज़ा गलत मिली हो, लेकिन मुझे ये यकीन है कि मुझे भगवान के यहाँ इसका फल अच्छा ज़रूर मिलेगा. तो दिस वॉज द समरी ऑफ द पोएम. होप आपको समझ में आई होगी. और चलिए अब हम देखते हैं इस पोएम के फिगर ऑफ स्पीच या पोएटिक डिवाइस को. फर्स्ट स्टैंजा में इट वॉज रोजेस रोजेस ऑल द वे, द चर्च स्पायर्स फ्लेम्स सच फ्लैग्स दे हैड, जस्ट अ पैलसीड फ्यू एट द विंडो सेट. ये इन चीज़ों को हम इमेजिन कर सकते हैं, विजुअल इमेजरीज कहा जाता है जिसे. तो जिन चीज़ों को हम इमेजिन कर सकते हैं उसे इमेजिनेशन में जिसे हम देख सकते हैं उसे विजुअल इमेजरी कहा जाता है. इसी तरीके से द एयर ब्रोक इनटू अ मिस्ट विथ बेल्स, द ओल्ड वॉल्स रॉक्ड विद द क्राउड एंड क्राइज. यानी पूरी हवा बिल्कुल बेल्स की आवाज़ों से गूंजती थी. तो ये गूंजने की जो आवाज़ें हैं इसे हम इमेजिन कर सकते हैं, सुन सकते हैं इमेजिनेशन में, तो इसे ऑडिटरी इमेजेस कहते हैं. तो ये एक फिगर ऑफ स्पीच है. नेक्स्ट वन, द हाउस रूफ सीम टू हीव एंड स्वे. यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि लोग अपने छतों पर इतना भीड़ लगा के खड़े होते थे कि लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते थे. यहाँ पे रूफ्स ऑफ द हाउस को ह्यूमन कैरेक्टर दिया गया, ह्यूमन क्वालिटी दी गई है, तो इसे पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है. द यूज ऑफ रोजेस इन द फर्स्ट स्टैंजा, ये सिम्बलाइज करता है लोगों के प्यार को, उनके अफेक्शन को. तो इसे हम मेटाफर कहते हैं. व्हेन वी कंपेयर क्वालिटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग विद अ नॉन लिविंग थिंग और एनिमल, एंड दैट इज़ ऑल्सो अ डायरेक्ट कंपैरिजन. जब हम डायरेक्टली कंपेयर करते हैं किसी क्वालिटीज़ को ह्यूमन क्वालिटी के साथ, तो उसे मेटाफर कहा जाता है. देन ग्लोरी, पावर एंड इमॉर्टैलिटी, ये सिम्बलाइज कर रहा है सन को. यहाँ पे जो सन कहा गया है इस पोएम में कि अगर लोगों से मैं ये कहता कि वो मेरे लिए सूरज भी तोड़ के लाएं तो वो लाने को तैयार हो जाते थे. तो सन सिम्बलाइज करता है ग्लोरी, पावर एंड इमॉर्टैलिटी को. तो ये भी इट इज़ अ सिंबल ऑफ पावर, तो इट इज़ ऑल्सो अ मेटाफर. नेक्स्ट वन, एंड यू सी माई हार्वेस्ट वॉट आई रीप. यहाँ पर हार्वेस्ट का मतलब होता है फल, और रीप यानी बोना. यानी देखो जो मैंने बोया है इसका फल मुझे क्या मिला है. यानी जो मैंने बोया यानी जो मैंने काम किया है, जो भी कुछ मैंने किया इसका फल मुझे, इसका रिजल्ट मुझे क्या मिला है. तो इस चीज़ को भी कंपेयर किया गया है, हार्वेस्ट को कंपेयर किया गया है और रीपिंग को कंपेयर किया गया है विथ ह्यूमन्स डीड्स, यानी पैट्रियट के काम को. तो उसे हम अगेन मेटाफर कहते हैं. तो यहाँ पर ये 3 मेटाफर्स हैं. नेक्स्ट वन, रोजेस रोजेस, ये दोनों वर्ड्स 2 बार यूज हुए हैं, मर्टल मिक्स्ड. तो यहाँ पर रोजेस में आर और अगेन रोजेस में आर, दोनों में आर की साउंड है. मर्टल मिक्स्ड में एम की साउंड है. क्राउड एंड क्राइस, इसमें सी का की साउंड है. देन ड्रॉप्ड डाउन डेड, ये तीनों वर्ड्स में डी की साउंड है. तो जब हम कंसोनेंट साउंड जहाँ रिपीट होते हैं एक ही लाइन में, वो भी कंसिक्वेंट वर्ड्स में, तो उसे हम एलिट्रेशन कहते हैं. तो ये कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच थे इस पोएम के. आई होप आपको ये पोएम और उसके रिलेटेड फिगर ऑफ स्पीच समझ में आई होंगी. स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट सेक्शन. कोई फीडबैक्स है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिख कर बताएँ. और आप लोगों को किसी और पोएम पे एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट सेक्शन अगेन. आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्रेस द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, and don't forget to hit the bell icon so that you'll get all the notifications. Thank you so much for watching. Stay blessed, stay connected.